सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 25 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया गया। तो आंसर होगा 24 अप्रैल को। तो याद रखना हर साल हम 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। और याद रखना इस बार इसका 30वां समारोह ये कहां पे आयोजित किया गया, मध्य प्रदेश के रीवा में। अच्छा, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए एग्जाम में कि स्थानीय स्वशासन प्रणाली का जनक यानी कि फादर ऑफ लोकल गवर्नेंस किसे कहा जाता है, तो आंसर होगा लॉर्ड रिपन। और आप जानते हो 1957 में बलवंत राय मेहता समिति बनाई गई थी जिसकी सिफारिश पे ही 2 अक्टूबर 1959 को त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत होती है। तो प्रश्न उल्टा भी आ जाता है कई बार, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है, बलवंत राय मेहता समिति को। और ये त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कहां से हुई, राजस्थान के नागौर से। खुद जवाहरलाल नेहरू जी ने इसकी शुरुआत की थी। फिर 1992 में 73वां संविधान संशोधन हुआ जो 24 अप्रैल 1993 में पारित हुआ, लागू हुआ। और इसके द्वारा ही पंचायती राज को संविधान के भाग 9 में शामिल किया गया था। कौन सा आर्टिकल है, 243 से 243O। और ये 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल को लागू हुआ, इसी कारण से हम 24 अप्रैल को ये दिन मनाते हैं। तो अब आपको समझ में आया 24 अप्रैल को ही क्यों मनाते हैं। अगर मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं, अभी इसी साल 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन कहां हुआ था, इंदौर में हुआ था। उसमें चीफ गेस्ट कौन थे, गुयाना के प्रेसिडेंट मोहम्मद इरफान थे। अब इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, अप्रैल के सारे इंपॉर्टेंट डेज को हम रिवाइज करने वाले हैं, याद है तो साथ साथ बोलना। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया, 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस, 4 अप्रैल को अंतरराष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस, 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्र दिवस और 5 अप्रैल को ही अंतरराष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस, 6 अप्रैल को अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस, 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे, 10 अप्रैल को वर्ल्ड होम्योपैथी डे, 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस, 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतरराष्ट्रीय दिवस, 14 अप्रैल को राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस और 14 अप्रैल को ही विश्व चगास रोग दिवस, 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस, 16 अप्रैल को हाथी बचाओ दिवस, 16 अप्रैल को ही वर्ल्ड वॉइस डे, 17 अप्रैल को वर्ल्ड हीमोफीलिया डे और 19 अप्रैल को वर्ल्ड लीवर डे। तो 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस। अभी 22 अप्रैल को हमने वर्ल्ड अर्थ डे के रूप में मनाया। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स की शिकायत बोलूं या समस्या रहती है कि यहाँ पे जो डेज है वो हिंदी में लिखे हैं। जब हिंदी में लिखते हैं तो फिर इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स बोलते हैं कि आप बोलते भी हिंदी में हो, लिखते भी हिंदी में हो। तो इसी कारण से अगर मैं इसको हिंदी में बोल रहा हूँ तो हिंदी वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनका तो काम हो रहा है, और इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया तो उनका भी काम हो गया। इसीलिए मैं बोल हिंदी में रहा हूँ और लिखा हुआ यहाँ पे इंग्लिश में, ताकि इंग्लिश वाले इंग्लिश देख सके और हिंदी वाले हिंदी सुन सके। तो इसमें समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। और मैं कहता हूँ डेज, भाई डेली का एक ही डेज, जब भी कोई डे आएगा तो एक डे हम पढ़ लेते हैं, याद कर लो उसे। बार बार जब भी डे वाला प्रश्न आता है हर बार मैं आपको रिवाइज कराता हूं, तो उसको ध्यानपूर्वक सुने। जब मैं बुलवा रहा हूं तो मेरे साथ साथ बोलने की कोशिश करें। मैं यहाँ पे टाइम पास करने के लिए नहीं बुलवा रहा हूं, वरना मैं भी इसको स्किप करके हाँ कल पढ़ा दिया था, ठीक है आगे बढ़ते हैं, पढ़ लेना, ऐसे करके हर बार आगे बढ़ जाऊं। आप ही के लिए बुलवा रहा हूं तो साथ साथ मेरे साथ साथ बोलने की कोशिश करो। कम से कम साथ साथ तो बोल लोगे तो उससे आपको चीजें याद होंगी। आपको याद करना है, या पीडीएफ में छपा होने से, आपके नोट्स में छपा होने से काम नहीं चलेगा, ये रद्दी बन जाएगा और रद्दी की कोई कीमत नहीं है, दिमाग में छापना है आपको। बाकी चलिए फिर बताइए, अभी जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा जारी जल निकायों की पहली गणना के अनुसार सर्वाधिक जलाशय वाला राज्य कौन सा है, तो आंसर होगा पश्चिम बंगाल। तो अभी जल शक्ति मंत्रालय ने, जल शक्ति मंत्री कौन है हमारे, गजेंद्र सिंह शेखावत। तो अभी जल शक्ति मंत्रालय ने इतिहास में पहली बार देश भर में जल स्रोतों की गणना की है और इसमें प्राकृतिक और मानव निर्मित जल स्रोतों को शामिल किया गया है, जैसे कि तालाब हो गया, टैंक हो गए, झील वगैरह वगैरह। तो देश में कितने जल निकाय हैं, जलाशय हैं या वाटर बॉडीज हैं, तो इसमें इस डेटा में संख्या दी गई है, ये संख्या ध्यान रखना है 24,24,540। और इसमें यह बताया गया कि इनमें से ग्रामीण क्षेत्रों में जो जलाशय हैं, जल निकाय हैं, वो 97.1% है, मतलब सबसे ज्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में है, और शहरी क्षेत्रों में 2.9% है। वहीं अगर राज्य वाइज बात करें कि सबसे ज्यादा जल निकाय किस राज्य में है तो पश्चिम बंगाल में है 7.47 लाख। उसके बाद उत्तर प्रदेश का नंबर आता है। और सबसे कम जल निकाय कहां पर है, तो सिक्किम में है।
ये डेटा भी याद रखना है, सबसे ज्यादा कहाँ, सबसे कम कहाँ। और देखो जितने भी जल स्रोत हैं उनमें सबसे ज्यादा तालाब हैं। मैंने कहा ना जल स्रोत कौन कौन से कंसिडर किए, तालाब, टैंक, झील वगैरह जितने भी हो गए। तो इसमें जब इन्होंने काउंटिंग की तो सबसे ज्यादा क्या देखा, सबसे ज्यादा जो वाटर बॉडीज हैं या जल स्रोत हैं वो तालाब की फॉर्म में है। और अगर आप पूछोगे कि तालाब ये भी किस राज्य में सबसे ज्यादा है, तो भी आंसर होगा पश्चिम बंगाल। आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा टैंक हैं और तमिलनाडु में सबसे ज्यादा झीलें बताई गई हैं। ये जो डेटा इन्होंने जारी किया है ना, उसको बता रहा हूं मैं, अपनी मर्जी से नहीं बता रहा हूं। तो ध्यान रखना ये सारे लिखे हुए पॉइंट से पूछे जा सकते हैं। और जल संरक्षण में पहले स्थान पे महाराष्ट्र है, ये पॉइंट भी ध्यान रखना। अच्छा, इसी तरह से आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले मूल पशुपालन सांख्यिकी 2022 रिपोर्ट आई थी। उसमें दूध उत्पादन में राजस्थान टॉप पे था, ऊन उत्पादन में भी राजस्थान टॉप पे है, अंडे उत्पादन में आंध्र प्रदेश है, तो मांस उत्पादन में महाराष्ट्र टॉप पे था। और अभी आपको याद आएगा जल जीवन मिशन, ये कब लॉन्च हुआ था, 2019 में, जिसका उद्देश्य है 2024 तक हर घर नल कनेक्शन करना। अगर आपसे पूछा जाए भारत का पहला प्रमाणित हर घर जल वाला राज्य कौन सा है, गोवा है। और भारत का पहला प्रमाणित हर घर जल वाला जिला मध्य प्रदेश का बुरहानपुर। चलो ये बताओ, पानी की कमी से निपटने के लिए अभी जल बजट पेश करने वाला पहला राज्य कौन सा बना, तो आंसर होगा केरल। और अभी विश्व जल सम्मेलन का पहली बार आयोजन किया कहाँ पे, न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे स्थित है, हडसन नदी के किनारे। बताओ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी कहां पर जल जन अभियान शुरू किया था, राजस्थान के सिरोही में। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी टाइगर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, टाइगर गणना के बारे में, जो 200 बढ़ गए हैं 2018 में, 2967 थे, जो 200 बढ़ करके अब कितने हो गए 2022 में, 3167 हो गए हैं। टाइगर तो छोड़ो, इंसान भी बढ़ गए हैं। मतलब जनसंख्या के मामले में भारत अब नंबर 1 आ गया। कितनी जनसंख्या बताई गई डेटा वाइज बात करें तो 142.86 करोड़, और चाइना की बताई गई 142.57 करोड़। मतलब चाइना से हम 29 लाख आगे निकल गए हैं। डेटा के अनुसार बात कर रहा हूं मैं सारी आपसे, ध्यान रखना ये सारे पॉइंट्स, बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, वर्ष 2030 तक सरकारी विभागों में 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रयोग का लक्ष्य रखने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। तो अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने लक्ष्य रखा है कि 2030 तक राज्य के सभी सरकारी विभागों में 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल होंगे, और ऐसा करने वाला ये पहला राज्य बन गया है। इससे पहले आपको याद हो तो उत्तर प्रदेश सरकार ने 14 अक्टूबर 2022 को इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति को जारी किया था। अच्छा, आप तो ये बताओ, इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की एक योजना है, उसका नाम क्या है, फेम योजना। अब आप पूछोगे ये कब शुरू हुई थी, 2015 में। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कब का है, तो आंसर होगा 2070। और अगर आपसे पूछे कि रेलवे का नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कब का है, 2030 का। वैसे भारत के ऊर्जा स्वतंत्र बनने का लक्ष्य कब का है, 2047। और टीबी को खत्म करने का लक्ष्य हमारा है 2025, जबकि मलेरिया का है 2030। अच्छा, आपको पता है अभी सब जगह इलेक्ट्रिक व्हीकल चल रहा है कि पेट्रोल हो गई, गैस हो गई, डीजल हो गई, इनकी गाड़ियों को हटाना है, इलेक्ट्रिक व्हीकल गाड़ियों को लेकर के आना है। इससे उल्टा प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए कि ई स्कूटर पर बैन अभी किस देश ने लगाया, तो आंसर होगा पेरिस में। और अगर आपसे पूछे कि भारत का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ यात्रा गलियारा ये किस राज्य में बनाया गया, तो आंसर होगा उत्तराखंड में। और भारत के किस राज्य में दुनिया की सबसे बड़ी 3 व्हीलर इलेक्ट्रिक फैक्ट्री बनेगी, तेलंगाना में। कौन बनाएगा, अमेरिका की एक कंपनी है बिलिटी इलेक्ट्रिक इंक। और भारत की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी कौन सी है, गुजरात की केवड़िया सिटी। यहीं पे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आपको मिलेगी, जो कि सरदार पटेल जी की स्टैच्यू है, साधु बेट द्वीप पर है, नर्मदा नदी के किनारे, जिसके वास्तुकार हैं राम वी सुतार। और अगर आपसे पूछे कि दुनिया की सबसे ऊंची इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ बना, हिमाचल प्रदेश के काजा में। तो याद रखना ये सारे पॉइंट्स भी, बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में कौन सा आईआईटी तंजानिया में अपना अंतरराष्ट्रीय परिसर स्थापित करेगा, तो आंसर होगा आईआईटी मद्रास। तो आईआईटी मद्रास ये अफ्रीकी देश तंजानिया के जांजीबार में अपना पहला अंतरराष्ट्रीय परिसर स्थापित करेगा, और इसी साल अक्टूबर माह तक ये वहां पे कक्षाएं भी लेना शुरू कर देगा। और याद रखना ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थापित होने वाला पहला आईआईटी होगा, तो प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपसे पूछूं कि किस आईआईटी ने
अबू धाबी में अपना परिसर स्थापित किया तो आईआईटी दिल्ली ने, और मलेशिया में किसने स्थापित किया था? आईआईटी खड़गपुर ने। चलो बताओ, अभी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ये कहाँ पे अपना पहला विदेशी कार्यालय खोलेगा? अभी पढ़ा था हमने करंट अफेयर्स में ही, तो आंसर होगा अबू धाबी में। तंजानिया की कैपिटल क्या होती है? एक तो ये याद रखना, तंजानिया की कैपिटल है डोडोमा। और एक और पॉइंट याद रखना कि अफ्रीका महाद्वीप की जो सबसे ऊंची चोटी है जिसे आप कहते हो माउंट किलिमंजारो, ये आपको तंजानिया देश में ही मिलेगी। वैसे अफ्रीका की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विक्टोरिया लेक, और इसी के बीच में से निकलती है भूमध्य रेखा, इक्वेटर लाइन। पहले मैं आपको आईआईटी मद्रास से संबंधित कुछ करंट अफेयर्स के पॉइंट से रिवाइज कराता हूँ। अभी सारंग फेस्टिवल, यह भी 2023 की ही बात है, जनवरी की। कहाँ पे आयोजन हुआ इसका? आईआईटी मद्रास में। और अभी एक स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम जिसका नाम है भरोस, इसको डेवलप किया था आईआईटी मद्रास में। अभी हमने पढ़ा था दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए एक पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस डेवलप किया था आईआईटी मद्रास ने ही। और अभी आईआईटी मद्रास ने वॉर्टन क्यूएस री इमेजिन एजुकेशन अवार्ड जीता, इसे शिक्षा का ऑस्कर कहा जाता है। और आईआईटी मद्रास ने एक रोबोट है जिसका नाम है होमोसेप, ये भी डेवलप किया था सेप्टिक टैंक को साफ करने के लिए। उसके अलावा आईआईटी मद्रास ने भारत का पहला स्वदेशी पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटने का अनावरण भी किया। और आईआईटी मद्रास ने पहला स्वदेशी मोटर चलित व्हील चेयर भी डेवलप किया था, उसका नाम रखा था नियोबोल्ट। तो आईआईटी मद्रास से संबंधित इस प्रश्न में सारे मैंने आपको प्रश्न बताए, इनको ध्यान रखना, बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य ने एक पंचायत एक खेल का मैदान परियोजना को शुरू किया? तो आंसर होगा केरल। तो अभी केरल के जो मुख्यमंत्री है पिनाराई विजयन, उन्होंने राज्य में खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए एक पंचायत एक खेल का मैदान नाम से एक परियोजना को शुरू किया है। इसमें क्या होगा भाई? जैसा कि नाम से क्लियर है, हर पंचायत में एक उच्च गुणवत्ता वाले खेल के मैदान की स्थापना की जाएगी। अभी मुख्यमंत्री साहब ने इस परियोजना का उद्घाटन कहां से किया? कलिक्कड़ नाम की जगह से किया। चलो ये बताओ, किस राज्य की पुल्लमपारा पंचायत देश की पहली डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत बनी? तो आंसर होगा केरल। बालिका पंचायत का सफल आयोजन ये हुआ था गुजरात के कुनरिया गांव में। और अभी भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत ये बनी है जम्मू कश्मीर का पल्ली गांव। और अभी हम लोगों ने पढ़ा था राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 के तहत सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत के रूप में किसे चुना गया? तो गंजम जिला पंचायत को। ये गंजम जिला आपको मिलेगा उड़ीसा में। अब देखो बात यहाँ पे केरल की है, तो ये रहा मैप में केरल। देखो इसकी कैपिटल तिरुवनंतपुरम है। भारत का पहला स्पेस टेक पार्क आपको यहीं मिलेगा, और विक्रम साराभाई स्पेस स्टेशन भी यहीं पे मिलेगा। केरल को गार्डन ऑफ स्पाइस मसालों का बाग भी कहते हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। और यहाँ का राजकीय पशु है हाथी, राजकीय पक्षी है ग्रेट हॉर्नबिल। और इडुक्की डैम आपने सुना होगा, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये इडुक्की डैम ये पेरियार नदी पर है, यहीं पर है केरल में। यहीं पे पेरियार नेशनल पार्क हो गया, एर्रविकुलम नेशनल पार्क हो गया, साइलेंट वैली नेशनल पार्क हो गया, ये सब आपको यहीं मिलेंगे। और देश की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी बनी है केरल में। अच्छा बताओ, आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला देश का पहला जिला, ये केरल का वायनाड जिला है। देश का पहला संविधान साक्षर जिला, ये केरल का कोल्लम जिला है। और देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य ये बना है केरल। अभी केरल का कुंभलांगी गांव भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव बन गया। और केरल हाईकोर्ट भारत का पहला पेपरलेस हाईकोर्ट बन गया। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र आपको केरल में मिलेगा। और विश्व का पहला ताड़ के पत्तों का पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ बना? केरल में, केरल के तिरुवनंतपुरम में। अभी जल बजट को पेश करने वाला पहला राज्य भी केरल ही है। और अभी जीआई रजिस्ट्री ने एक डेटा जारी किया था, उसमें बताया कि वित्त वर्ष 2022-23 में किस राज्य के उत्पादों को, प्रोडक्ट्स को सबसे ज्यादा जीआई टैग मिला, तो भी आंसर होगा केरल। और केरल ने भारत का पहला सरकारी ओटीटी प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया था जिसका नाम क्या था? सी स्पेस। और केरल ये सस्ती कीमत पर, या यूं कहें कि मुफ्त में इंटरनेट उपलब्ध कराने के लिए इसने एक परियोजना शुरू की है, उसका नाम क्या है? केफोन, केरल फाइबर ऑप्टिक्स नेटवर्क। तो ये इतने सारे पॉइंट्स हैं केरल से संबंधित, याद रखना। और केरल के समुद्री तट को क्या कहते हैं? मालाबार तट। और तमिलनाडु के समुद्री तट को कहते हैं कोरोमंडल तट। ध्यान रखना ये पॉइंट्स, बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में तेजस्वी कार्यक्रम ये कहाँ शुरू हुआ? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश।
तो अभी मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग ने छात्रों में उद्यमशीलता का विकास करने और उनका कौशल बढ़ाने यानी कि स्किल डेवलपमेंट करने के लिए ये तेजस्वी कार्यक्रम को शुरू किया है। मतलब बच्चों में ये विचार लाए जाएंगे कि वे बड़े होकर नौकरी लगूंगा, जॉब करूंगा, ये नहीं सोचें, बल्कि ये सोचें कि मैं एक उद्यमी बनूंगा, व्यापार खड़ा करूंगा और दूसरों को जॉब दूंगा। बताओ, मतलब आप कह सकते हो सरकार टेंशन फ्री होना चाहती है कि आप उनसे जॉब नहीं मांगो, सरकार से आपस में जॉब निकालो और आपस में जॉब बांट लो। अच्छा, अगर बात करें प्रश्न की, तो इस तेजस्वी कार्यक्रम को अभी मध्य प्रदेश के इंदौर और भोपाल में शुरू किया गया है। इसमें क्या होगा, सप्ताह में 3 दिन 40-40 मिनट की स्पेशल क्लासेस चलाई जाएंगी बच्चों की। और कौन सी कक्षा वाले बच्चों की, 9वीं और 11वीं वाले बच्चों का भेजा बांधा जाएगा। अब बात मध्य प्रदेश की है तो ये रहा मैप में एमपी, कैपिटल इसकी भोपाल है। भारत का पहला ई वेस्ट क्लिनिक आपको भोपाल में मिलेगा। मुख्यमंत्री कौन है, शिवराज सिंह चौहान है और गवर्नर है मंगूभाई छगनभाई पटेल। आपको याद है अभी मध्य प्रदेश ने ही लाडली लक्ष्मी योजना को शुरू किया, लाडली बहना योजना को शुरू किया। अभी मध्य प्रदेश की मुरैना गजक को जीआई टैग मिला था और भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बना मध्य प्रदेश का मंडला। अभी 53वां जिला कौन सा बना, नया जिला मऊगंज बना। अभी इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन विश्व कप निशानेबाजी चैंपियनशिप का आयोजन ये भोपाल में ही हुआ था। अभी मध्य प्रदेश की गोंड पेंटिंग को भी जीआई टैग मिला था। और भारत की पहली नेत्रहीन महिला क्रिकेट टीम की कप्तान कौन बनी थी, सुषमा पटेल बनी थी। ये मध्य प्रदेश से ही हैं। अभी मध्य प्रदेश के रीवा जिले के सुंदरजा आम को जीआई टैग मिला था। मुरैना की गजक मैंने आपको बता ही दिया। अभी ईरानी ट्रॉफी 2023 को किसने जीता, शेष भारत ने, लेकिन हराया किसको, मध्य प्रदेश को। और अभी राष्ट्रपति जी ने 7वें धम्म सम्मेलन का आयोजन किया था भोपाल में। अभी खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का 5वां संस्करण हुआ था मध्य प्रदेश में, जिसमें टॉप पर रहा था महाराष्ट्र। और अभी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का 3रा संस्करण ये कहाँ हुआ पूछेंगे तो उत्तर प्रदेश में। तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखना, बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, हाल ही में भारत सरकार ने युद्धग्रस्त सूडान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया, तो आंसर होगा ऑपरेशन कावेरी। एक्चुअली में सूडान में देश की सेना और अर्धसैनिक समूह के बीच में घातक लड़ाई चल रही है, जिसमें अभी तक कई भारतीय भी मारे जा चुके हैं। तो अभी हमारे जो विदेश मंत्री हैं सुब्रमण्यम जयशंकर, उन्होंने घोषणा की है कि सूडान में जितने भी भारतीय फंसे हुए हैं उनको वापस लाया जाएगा और इसी के लिए ये ऑपरेशन कावेरी शुरू किया गया है। इसके लिए आईएनएस सुमेधा को काम पे लगाया गया है। अच्छा, इसी तरह से ऑपरेशन दोस्त आपने सुना होगा। अभी टर्की और सीरिया में खतरनाक भूकंप आया था, तो वहां पे मदद के लिए भारत ने ये ऑपरेशन दोस्त शुरू किया था। बाकी ऑपरेशन गंगा आप जानते ही हो, यूक्रेन में रशिया के बीच में पिछले साल युद्ध हुआ था, तो यूक्रेन में फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने के लिए भारत ने यह ऑपरेशन गंगा शुरू किया था। और ऑपरेशन देवी शक्ति, अफगानिस्तान में फंसे हुए भारतीयों को बचाने के लिए यह ऑपरेशन देवी शक्ति शुरू किया था। तो ये ध्यान रखना, सारे एग्जाम के लिए सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, WHO के अनुसार विश्व टीकाकरण सप्ताह 2023 का विषय क्या है, तो आंसर होगा बिग कैच अप। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, चलो ये बताओ ये कब से कब तक ये वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक यानी कि विश्व टीकाकरण सप्ताह ये मनाता है, तो आंसर होगा 24 से लेकर 30 अप्रैल तक, जिसकी इस बार थीम है बिग कैच अप। तो सभी उम्र के लोगों को बीमारी से बचाने के लिए, टीकों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए अप्रैल के आखिरी सप्ताह के दौरान हर साल ये विश्व टीकाकरण सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। हर साल मनाते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाते हैं, तो आंसर करना 16 मार्च को। चलिए फिर बताइए, भारत में पहला डिजिटल साइंस पार्क ये कहां पे स्थापित किया गया, तो आंसर होगा केरल में। तो अभी 25 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल का दौरा किया और केरल की कैपिटल तिरुअनंतपुरम में एक डिजिटल साइंस पार्क की नींव रखी है। आप जानते हो भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहां पे बनेगा, मध्य प्रदेश के जबलपुर में। देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक टेक पार्क यानी कि आर्ट पार्क ये कहां पे स्थापित हुआ, बेंगलुरु में। देश का पहला पूर्ण महिला स्वामित्व वाला फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन औद्योगिक पार्क कहां पर है, हैदराबाद में। भारत का पहला विदेशी पक्षी पार्क स्थापित हुआ मुंबई में। देश का पहला ई वेस्ट इको पार्क आपको मिलेगा दिल्ली में। देश का पहला जेंडर पार्क आपको मिलेगा केरल के कोझिकोड में, जबकि देश का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र ये आपको मिलेगा केरल में। ध्यान रखना ये। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस ये कब मनाया गया, तो आंसर होगा 23 अप्रैल को।
तो हर साल 23 अप्रैल को वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य है किताबें पढ़ने, लिखने, ट्रांसलेट करने, पब्लिशिंग और कॉपीराइट के महत्व को दर्शाना। इस बार की थीम की बात करें तो इंडिजिनस लैंग्वेजेस विच नीड टू बी प्रिजर्व्ड। आप जानते हो 2022 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे मिला था? गीतांजलि श्री को, उनकी पुस्तक टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए, यानी कि रेत की समाधि, जिसका ट्रांसलेट किया था, अनुवादक थी डेजी रॉकवेल। अब हम कल की करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा, विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस ये कब मनाया गया? 21 अप्रैल। फिर आपसे पूछा, किसे राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार के तौर पर नियुक्त किया गया? संदीप सिंह को। अगला प्रश्न था, वायुसेना कमांडरों के सम्मेलन का आयोजन कहां हुआ? नई दिल्ली में। अगला प्रश्न पूछा, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के सीएमडी कौन बने? शांतनु रॉय। अगला प्रश्न पूछा, किस देश के द्वारा टाइफा 1 उपग्रह लॉन्च किया गया? केन्या। अगला प्रश्न पूछा, स्टार स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर बने? ऋषभ पंत। अगला प्रश्न पूछा, अभी हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने पदोन्नति में दिव्यांग कर्मचारियों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की? 4%। अगला प्रश्न पूछा, अभी चुनाव आयोग ने कहा पहली बार वोट फ्रॉम होम की शुरुआत की? तो आंसर होगा कर्नाटक। और अगला प्रश्न पूछा, अभी हाल ही में किस देश के क्रिकेटर गैरी बैलेंस ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया? इंग्लैंड। और फिर आपसे पूछा था कि यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड की रिपोर्ट के अनुसार भारत में चाइना की तुलना में कितने अधिक लोग हैं? तो आंसर होगा 2.9 मिलियन। और वीडियो के बीच में तो मैंने आपको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया, ना याद दिलाया, तो एक बार याद दिला रहा हूं। वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक जरूर कर देना अगर नहीं करा तो अभी तक, और अपने दोस्तों के साथ में एक बार शेयर जरूर करना प्लीज। बाकी इनकी प्रैक्टिस के लिए इनकी क्विज बना करके अपलोड की जाती है आपकी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे, वहीं पे इनकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। और अगर चैनल पे पहली बार हैं तो क्रिक एग्जाम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन को सेट कर लेना, ताकि जब भी वीडियोस अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। यहाँ पे आपको डेली, वीकली, मंथली और टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स अवेलेबल होते हैं। अब होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल की वीडियो में आपसे पूछा था कि जल बजट पेश करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो आंसर होगा केरल। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।